आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर सॉल्यूशन चैप्टर का। हमने पिछले वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर में से कुछ आर्टिकल्स को पढ़ा था, जिनमें से प्रमुख आर्टिकल अगर देखा जाए तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन थे। फिर हम लोगों ने इस बात को भी पढ़ा कि अनादर्श विलयन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अब इस चैप्टर में अगर हम अगले आर्टिकल्स को पढ़ें तो अगला आर्टिकल हमारे लिए है स्थिर क्वाथी विलयन। अगर विलयनों के प्रकार को हम चेक करें तो एक प्रकार का सॉल्यूशन आता है स्थिर क्वाथी विलयन भी। तो हमें इस बात को भी पढ़ लेना चाहिए कि स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, यह किस तरह से बिहेव करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इस बात को पहचान लेना चाहिए स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसी चीज को चेक करेंगे, स्थिर क्वाथी विलयन। स्थिर क्वाथी विलयन, अगर मैं स्थिर क्वाथी विलयन की बात करता हूं तो हम लोग ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के ऐसे विलयन होते हैं जो द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में अपने संगठन में कोई परिवर्तन होने नहीं देते हैं। मतलब जो द्रव अवस्था में उनका संगठन है, उन्हें अगर उबाल दिया जाए तो वाष्प अवस्था में भी उनका संगठन वही रहना चाहिए। अब संगठन को या इस परिभाषा को अगर समझने की बात आती है, मैं बड़े ही सीधे शब्दों में इसको समझा देता हूं। ऐसा मैंने थोड़ी देर के लिए मान रखा है, हमारे पास दो विलयन हैं या दो हमारे पास कंपोनेंट हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई कंपोनेंट हैं। मैंने एक्स को देखा, यह भी लिक्विड स्टेट पे है, वाई को देखा, यह भी लिक्विड स्टेट पे है। एक्स पदार्थ भी द्रव अवस्था में है और पदार्थ वाई भी द्रव अवस्था में है। फिर मैंने एक काम किया, मैंने 40% पदार्थ ए लिया और 60% पदार्थ बी लिया। क्योंकि 40% ए पदार्थ और 60% पदार्थ बी को लिया, दोनों को मिला के 100% विलयन हो जाता है। मैंने 40% और 60% कंपोनेंट को लेते हुए एक सॉल्यूशन बनाकर तैयार किया, एक मिश्रण बनाकर तैयार किया। क्योंकि बेटा दोनों पदार्थ पहले से द्रव अवस्था में थे, जरूरी था कि जैसे ही हम दोनों पदार्थ को आपस में मिलाते, कितने रेशियो में मिलाते, 40% और 60% के रेशियो पर मिलाते। 40% एक्स पदार्थ डालते, 60% वाई पदार्थ डालते, और हमसे कोई पूछता कि विलयन जो बनकर तैयार हुआ है किस अवस्था में, मैं बताता कि अगर विलेय पदार्थ भी द्रव अवस्था में, विलायक पदार्थ भी द्रव अवस्था में, तो दोनों को मिलाने से जो विलयन बना वो भी कितनी से कौन सी अवस्था पे रहेगा, द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में भी एक अच्छी चीज कि इस मिश्रण में अगर मैं ध्यान देता हूं तो मुझे 40% एक्स वाला पदार्थ मिलता है और 60% मुझे कौन सा पदार्थ मिलता है, वाई पदार्थ मिलता है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्योंकि पता है x 40% y 60% है, हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं और इतना हीट करते हैं कि ये जो मिश्रण है, ये जो विलयन बनकर तैयार हुआ है, ये वाष्पित होने लगे। तो मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर देता हूं और हीट करने से ये क्या होती है, वाष्पित होती है। और जब ये वाष्प के रूप में चेंज होने लगी, हमने इसकी वाष्प को क्या करना स्टार्ट किया, कैप्चर करना, पकड़ना स्टार्ट कर दिया और इस वाष्प को एक अलग पात्र में इकट्ठा किया। फिर ध्यान रखना 40% एक्स और 60% वाई से बना सॉल्यूशन हमने हीट किया और इस हीट सॉल्यूशन करने पर जो वाष्प बनी, हमने उस वाष्प को एक अलग पात्र में इकट्ठा किया। एक दूसरे बर्तन में मैंने इस वेपर को इकट्ठा किया, क्योंकि वेपर है, वाष्प है, अगर इसे ठंडा करोगे ये फिर से द्रव अवस्था में बदल जाएगा। मैंने इसे गर्म करते हुए वाष्प बनाई और वाष्प बना के जो भी सिस्टम मिला या जो भी कंपाउंड मिला, हमने उसको द्रव अवस्था में बदला। और द्रव इस अवस्था में जो हमें सॉल्यूशन मिला, ध्यान रखिएगा, ये वो द्रव पदार्थ है जब हमने इस मिश्रण को हीट करते हुए या इस विलयन को हीट करते हुए उसे वाष्प के रूप में चेंज किया था। और जैसे ही मुझे वाष्प के रूप में कंपाउंड मिला, मैंने देखा कि जो वाष्प बनने के बाद ऊपर जो कंपाउंड है उसमें x कितना है, y कितना है, मुझे देखने को क्या मिला, वहां भी x 40% है और वहां भी y 60% है। कुल मिला के अगर मैं इस बात को चेक करता हूं तो द्रव अवस्था में भी विलयन में उपस्थित अवयव x 40% और y 60% था, और जब मैंने उसे वाष्प के रूप में भी बदल दिया, x अभी भी 40% मिलता है और y 60% मिलता है, तो मैं क्या सोचता हूं, द्रव अवस्था में
और वाष्प अवस्था में पदार्थ में या विलयन में उपस्थित अवयवों के घटकों का मान या परसेंटेज वैल्यू कभी ना तो घटती है ना तो बढ़ती है, अर्थात उनका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, पदार्थ चाहे द्रव अवस्था में हो या पदार्थ वाष्प की अवस्था में हो। अगर द्रव अवस्था में 40 और 60 के परसेंट में है और तो उन्हें वाष्प बदल देने पर भी वे 40 और 60% के रेशियो पर ही मिलने वाले हैं। ऐसे विलयनों को हम कहते हैं स्थिर क्वाथी विलयन। अब स्थिर क्वाथी विलयनों में से एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि एक प्रोसेस आता है जिससे हम किन्हीं दो द्रव पदार्थों को एक दूसरे से अलग कर पाते हैं, जिसे कहते हैं आसवन। अब बात आ जाती है, क्या हम आसवन के द्वारा स्थिर क्वाथी विलयनों को अलग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर कोई दो स्थिर क्वाथी विलयन है तो उसके द्वारा तो हम उन्हें गर्म करते हुए या आसवन के द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बार मैंने ए और बी पदार्थ को आपस में मिला दिया और यहां पर एक सॉल्यूशन बना लिया, अब कोई सोचे कि हम इसे गर्म करते हुए ए को अलग कर लेंगे, बी को अलग कर लेंगे या एक्स को अलग कर लेंगे, वाई को अलग कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है, आसवन के द्वारा या इसे हीट करते हुए स्थिर क्वाथी विलयन में उपस्थित अवयवों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया स्थिर क्वाथी विलयन। अब स्थिर क्वाथी विलयन की बात मैं और आगे अगर लेके चलूं तो बात आती है कि स्थिर क्वाथी विलयन जो हैं ये कितने भागों में बांटे गए हैं। तो स्थिर क्वाथी विलयनों को मैं बता दूं कि स्थिर क्वाथी विलयन प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित हैं। आप इन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं। हम इन दोनों भागों के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी यह है कि हम स्थिर क्वाथी विलयन जो कि दो भागों में डिवाइडेड है ये पढ़ लेते हैं कि वो हैं कौन कौन से विलयन। तो मुझे स्थिर क्वाथी विलयन दो प्रकार के मिलते हैं। पहला विलयन है उच्चतम वाष्प दाबी, उच्चतम वाष्प दाबी तथा निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। क्वथनांकी आप मिश्रण भी लिख सकते हैं क्योंकि मिश्रण एक प्रकार का विलयन होता है, आप विलयन भी लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप विलयन लिखेंगे तो मिश्रण को नहीं माना जाएगा। सेम चीज है, विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। आप विलयन भी लिख सकते हैं, मिश्रण भी लिख सकते हैं। जस्ट दूसरा नंबर अगर मैं चेक करता हूं तो जैसे इसमें था उच्चतम वाष्प दाबी, निम्नतम क्वथनांकी विलयन, नेक्स्ट वाला जो है जस्ट अपोजिट इसका, और उसको लिख सकते हैं निम्नतम वाष्प दाबी, निम्नतम वाष्प दाबी और उच्चतम क्वथनांकी, उच्चतम क्वथनांकी विलयन, विलयन या मिश्रण। अब हम लोगों को एक एक को पढ़ना चाहिए। मैं भी इस बात को भी जानता हूं कि अगर आप उच्चतम वाष्प दाबी तथा निम्नतम क्वथनांकी विलयन को पढ़ लेते हो तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है निम्नतम वाष्प दाबी और उच्चतम क्वथनांकी विलयन को पढ़ने के लिए। लेकिन क्योंकि इस विलयन को या इस टाइप के विलयन को पढ़ने के लिए हमें दो चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से आनी चाहिए कि उच्चतम वाष्प दाबी और निम्नतम क्वथनांकी का मतलब क्या होता है। देखो, उच्चतम वाष्प दाबी निम्नतम क्वथनांकी का अर्थ यह है कि जिस भी विलयन के लिए क्वथनांक निम्नतम है, क्वथनांक कम है, उच्चतम वाष्प दाबी वो ज्यादा से ज्यादा वाष्प दाब बनाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज को। उच्चतम वाष्प दाबी ज्यादा से ज्यादा वाष्प दाब बनाएगा, निम्नतम क्वथनांकी जिसका क्वथनांक कम है। जिस विलयन का क्वथनांक कम है वो वाष्प दाब ज्यादा से ज्यादा बनाकर तैयार करेगा, मैक्सिमम बनाकर तैयार करेगा, उच्चतम वाष्प दाब बनाकर तैयार करेगा। और दूसरे शब्दों में अगर मैं देखता हूं तो निम्नतम वाष्प दाबी उच्चतम क्वथनांकी जिसका क्वथनांक ज्यादा है वो वाष्प दाब कैसा बनाएगा, कम बनाकर तैयार करेगा। तो कोई भी विलयन जिसका वाष्प दाब ज्यादा होता है उसका क्वथनांक कम रहता है, या कोई भी विलयन जिसका वाष्प दाब कम होता है उसका क्वथनांक कैसा रहता है, ज्यादा रहता है, अधिक रहता है। अगर हम इस चीज को
जनरली एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करना चाहें कि क्या सर जी ये बात सही है कि जिसका क्वथनांक उच्चतम होता है उसका वाष्प दाब कम होता है, या जिसका क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब ज्यादा रहता है, क्या ये बात सही है? हां सही है। इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं, 2 मिनट का समय लगता है, इस चीज को चेक करते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो बेटा मैंने ऐसी अवस्था पर मैंने 2 कंपाउंड को लिया, या मैंने 2 अलग अलग सॉल्यूशन को ले लिया है, और दोनों सॉल्यूशन में मैंने एक चीज को फिक्स रखा है, दोनों की अमाउंट। अगर मैं दोनों की अमाउंट को इक्वल ले लेता हूं, AMT अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है इसे, अमाउंट दोनों की इक्वल ले लेता हूं। अगर मैं इसको भी 100 ml ले लेता हूं और दूसरे पदार्थ को भी 100 ml ले लेता हूं, दोनों पदार्थों की पहचान के लिए एक पदार्थ को A नाम दे दिया जाए, एक लिक्विड सब्सटेंस को क्या नाम दे दिया जाए, B। मुझे दोनों को गर्म करते हुए इन्हें वाष्प दाब बनाना है या वाष्प दाब आरोपित करना है। क्योंकि वाष्प दाब आरोपित करना है, आप एक काम करोगे, आप इनके ढक्कन को क्या कर दोगे, पात्रों को बंद कर दोगे, ताकि वेपर का कोई भी पार्टिकल पात्र के ढक्कन को पार करके इससे बाहर ना जा पाए। क्योंकि अगर वेपर बाहर जाती रही, वाष्प दाब लगने वाला नहीं, सारी की सारी वाष्प तो एटमॉस्फेयर पे चली गई, तो वाष्प दाब कहां से लगेगा? तो मैंने ढक्कन को बंद रखा है। अब मैंने दोनों ही बर्तनों को सेम टेम्परेचर दिया है। सेम टेम्परेचर देने पर मैं क्या देखता हूं, मैं ये सोचता हूं थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मुझे पता है पदार्थ A का क्वथनांक का मतलब है वो टेम्परेचर जब ये पदार्थ वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। इसका क्वथनांक है 80 डिग्री सेल्सियस, अर्थात पदार्थ A तब वाष्प बनाएगा जब हम इसे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। और जब मैंने पदार्थ B को देखा तो मुझे इसका क्वथनांक पता चला 100 डिग्री सेल्सियस। अभी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, पदार्थ A का क्वथनांक कम है, यह 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होकर ही वाष्प का निर्माण करने लगता है, और पदार्थ B का क्वथनांक ज्यादा है क्योंकि यह 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होकर वाष्प के रूप में बदलता है, तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। आप इस चीज को बहुत ध्यान रखें कि अभी इनमें से मैं अगर क्वथनांक की बात करता हूं तो किसका क्वथनांक ज्यादा है, पदार्थ A का क्वथनांक ज्यादा है या पदार्थ B का क्वथनांक ज्यादा है? आप सभी का आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से कि पदार्थ B का क्वथनांक ज्यादा और पदार्थ A का क्वथनांक कम है। लेकिन अब मैं इनको हीट करना स्टार्ट कर देता हूं। अभी आप चेक करो, मैं इसको हीट करता हूं 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 25, 30, धीरे धीरे टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है। दोनों का जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा देता हूं मैं, या 80 डिग्री सेल्सियस पे मैं गर्म करता हूं, आप इस बात को चेक करोगे कि जो पदार्थ A है, क्योंकि इसका क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस था, यह वाष्प के रूप में बदलने लगा है। अगर पदार्थ A वाष्प के रूप में बदलने लगा है तो यह वाष्प दाब भी इस पर लगने लगा होगा। मैं पदार्थ B को चेक करता हूं तो पदार्थ B वाष्प के रूप में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बदलता है, और हमने टेम्परेचर भी कितना रखा है, 80 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इससे समझ जाता हूं कि अभी पदार्थ B ने किसी भी प्रकार की वाष्प नहीं बनाई या वो वाष्प के रूप में नहीं बदला। क्योंकि पदार्थ B वाष्प के रूप में नहीं बदला, कोई भी वाष्प दाब नहीं लगेगा वहां। अब आगे मैं टेम्परेचर को और थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं 90 डिग्री सेल्सियस पर। अभी आप सोचो, 90 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो पदार्थ A के क्वथनांक से ज्यादा है। पदार्थ A तो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही वाष्प बनाने लगा था, लेकिन अब टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होने पर पदार्थ A बहुत ज्यादा वाष्प बनाएगा। अभी सोचो, 90 डिग्री सेल्सियस वाला पदार्थ ज्यादा वाष्प बनाएगा, लेकिन पदार्थ अगर B की बात करें वो अभी भी वाष्प नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको तो वाष्प बनाने के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए। मैं अगर टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, आप आसानी से समझ सकते हो, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बना रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बहुत ज्यादा वाष्प बनाएगा, और जब बहुत ज्यादा वाष्प बनाएगा तो वाष्प दाब भी कैसे रखेगा, ज्यादा। अब इसकी बात की जाए अगर, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पहुंच जाने पर अब ये वाष्प बनाना स्टार्ट करेगा, और जब स्टार्ट करेगा तो इसका वाष्प अभी ज्यादा बना नहीं है, वाष्प को बनाना स्टार्ट किया है। क्योंकि B ने ज्यादा वाष्प नहीं बनाई है, इसका वाष्प दाब भी कैसा रहेगा, कम। आपने आसानी से समझा, क्वथनांक में A कम था, B का क्वथनांक ज्यादा था, लेकिन जब मैंने वाष्प दाब वेपर प्रेशर को चेक किया
तो पदार्थ ए का 100 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ ए का वाष्प दाब बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा वाष्प बना ली क्योंकि इसने, और पदार्थ ए बी ने क्योंकि कम वाष्प बनाई थी, इसका वाष्प दाब भी कैसा रहा, कम। तो आप इस चीज को मेरे ख्याल से एग्जांपल के थ्रू समझ चुके होंगे कि जिस पदार्थ का क्वथनांक कम है उसका वाष्प दाब बहुत ज्यादा रहता है, और जिस पदार्थ का क्वथनांक ज्यादा है उसका वाष्प दाब उतना ही क्या रहने वाला है, कम। मैं तो इस बात को भी समझता हूं कि अगर किसी पदार्थ का क्वथनांक बहुत कम है तो फिर उसके लिए वाष्प दाब का मान बहुत ज्यादा होगा, और यदि किसी कंपाउंड के लिए क्वथनांक का मान बहुत ज्यादा है तो फिर उसके लिए वाष्प दाब का मान कैसा रहने वाला है, बहुत कम। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, क्वथनांक कम, वाष्प दाब ज्यादा, वाष्प दाब कम, क्वथनांक ज्यादा। अभी मैं उच्चतम वाष्पदाबी या न्यूनतम क्वथनांकी विलयन को चेक करता हूं। आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको देखोगे बहुत अच्छा समझ में आएगा, और फिर बाद में इसको परिभाषित भी कर देंगे, इसकी डिफाइन भी कर देंगे इस चीज को। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहां, आप इस चीज को चेक करें। एग्जाम्पल ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए और समझने के लिए भी। मेरे पास दो कंपोनेंट है भाई, आप एक विलयन बनाते हो, विलयन बनाने के लिए कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए। मैंने ले लिए दो कंपोनेंट। मेरे लिए पहला कंपोनेंट अगर मैं चेक करता हूं तो मेरे लिए पहला कंपोनेंट है एथिल अल्कोहल C2H5OH, और विलयन बनाने के लिए जो दूसरा कंपोनेंट चाहिए मुझे, मैंने वो दूसरा कंपोनेंट ले रखा है वाटर। अब एथेनॉल को मैंने जल में घोलकर एक सॉल्यूशन तैयार किया, लेकिन मैं इस बात को भी चेक करता हूं कि अगर मैं एथेनॉल को पानी पर घोलने से पहले गर्म करता, हीट करता, तो इसका क्वथनांक क्या होता। तो बेटा अगर आप एथेनॉल को लेते हो और इसे अलग लेकर जब आप हीट करते हो तो मुझे इसका क्वथनांक मिलता है लगभग 351.5 केल्विन। 351.5 केल्विन टेम्परेचर अगर आप एथेनॉल को दे देते हो तो एथेनॉल जो है वो आसानी से गर्म हो जाता है। और अगर आप जल को की बात करते हो कि जल कितने पर वाष्पित होने लगता है या जल का क्वथनांक क्या है, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, हर एक बच्चे को पता होगा कि जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर मैं इसे केल्विन पैमाने पर चेंज करूं तो मैं 273 ऐड कर दूंगा, और क्योंकि 100 में 273 ऐड हो गया है, ये बनाएगा जाके 373 केल्विन। अब आप इससे क्या समझे, एथिल अल्कोहल को आपको अगर उबालना है, वाष्पित करना है, तो उसका क्वथनांक है 351.5 केल्विन। वाटर की मैं बात कर लेता हूं, वाटर को अगर वाष्पित करना या क्वथनांक पर पहुंचाना है तो वाटर के लिए क्वथनांक जो है या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 373 केल्विन है। मैंने दोनों का देख लिया कि क्वथनांक दोनों पदार्थों का क्या क्या है। अब हम इन दोनों पदार्थों को मिला देते हैं आपस में। मैंने जब दोनों पदार्थों को मिलाया मुझे एक मिक्सचर बनकर तैयार मिला, और जब मैंने मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट निकाला, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक मैं यहां लिखे देता हूं BP, बॉइलिंग पॉइंट, और मिक्सचर का भी बॉइलिंग पॉइंट। जब मैंने मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट निकाला, मैंने चेक क्या किया, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आता है 351 केल्विन। मतलब कि आपने मिक्सचर को बनाने के लिए, सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने दो कंपोनेंट लिए, और दोनों कंपोनेंट का जो क्वथनांक था वो मैंने इस सिचुएशन पे देखा कि मिक्सचर के क्वथनांक से दोनों कंपोनेंट का क्वथनांक ज्यादा रहा है, या दूसरे शब्दों में दोनों कंपोनेंट के क्वथनांक का मान ज्यादा है और मिक्सचर का क्वथनांक का मान कैसा है, कम है। क्योंकि मिक्सचर का क्वथनांक कम हो गया, मैंने लिखा निम्नतम क्वथनांकी विलयन। एक बार दोबारा से मैं अगर इसको परिभाषा के रूप में देख लूं तो परिभाषा ऐसे कहती है कि वे विलयन या वे मिक्सचर जिनका क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों में से किसी एक के क्वथनांक से ही कम हो जाए। किसी एक के क्वथनांक से कम हो जाए मतलब या तो मिश्रण का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम हो जाए, या मिश्रण का क्वथनांक एथिल अल्कोहल के क्वथनांक से कम हो जाए। किसी एक के भी क्वथनांक से अगर मिश्रण का क्वथनांक कम हो जाता है,
हम इसको कहते हैं निम्नतम क्वथनांकी विलयन। लेकिन आज मुझे जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, इसमें तो मिश्रण का जो क्वथनांक है वो दोनों कंपोनेंट के क्वथनांक से कम है, फर्क ही नहीं पड़ता। परिभाषा तो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि इनमें से मिश्रण का क्वथनांक जो है दोनों कंपोनेंट के क्वथनांकों में से किसी एक कंपोनेंट के क्वथनांक से कम हो जाए। चाहे मिश्रण का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम हो जाए और चाहे मिश्रण का क्वथनांक एथिल अल्कोहल के क्वथनांक से कम हो जाए, इनमें से किसी एक के क्वथनांक से कम हो जाए दोनों की। लेकिन अब मैं इस सिचुएशन को अगर चेक करता हूं, मुझे दोनों से क्वथनांक कम मिलता है। इसका 351.5 है, इसका 351 ही है, अर्थात एल्कोहल से भी क्वथनांक कम है मिश्रण का। 373 वाटर का है और मिश्रण का है, मिक्सचर का है 351। तो वाटर की अपेक्षा भी मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो क्वथनांक है वो कम है। ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलते हैं स्थिर क्वथनांक की, सॉरी इससे क्वथनांक, ऐसे विलयनों को आप बोलते हैं उच्चतम दाब वाष्पदाबी तथा निम्नतम क्वथनांकी विलयन। तो मैं इस बार रिपीट कर देता हूं, डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे ध्यान से देखिए। बोलता है वे विलयन या वे मिश्रण, ध्यान रखिएगा मिश्रण ही विलयन है या विलयन ही मिश्रण है। वे मिश्रण या वे विलयन जिनका क्वथनांक उसके अवयवों में से किसी एक के क्वथनांक से कम होता है, उच्चतम वाष्पदाबी तथा निम्नतम क्वथनांकी विलयन कहलाते हैं। इन दोनों में से किसी एक से भी कम हो गया, उच्चतम वाष्पदाबी तथा निम्नतम क्वथनांकी विलयन कहलाते हैं। आप इस एग्जाम्पल को समझ चुके होंगे, तो इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग पे रखना। आपने अलग अलग विलयन को लिया, क्वथनांक लिया, मिक्सचर लिया, फिर मैंने देखा दोनों में से किसी एक ही पदार्थ से मिक्सचर का क्वथनांक कम आ जाता है, हम इसको निम्नतम क्वथनांकी या उच्चतम वाष्पदाबी विलयन के नाम से जानते हैं। तो आपने मेरे ख्याल से इसका एग्जाम्पल पढ़ रखा है। अगर मैं आगे चलता हूं इसी के आगे, तो मुझे देखने को मिलता है एक और सॉल्यूशन कि आज हमने एक और सॉल्यूशन बनाया है एन प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C3H7OH। दिस इज प्रोपिल अल्कोहल। ओ को कैपिटल बना देते हैं बड़ा सा। और प्रोपिल अल्कोहल को मैंने उबाल कर देखा, तो जब प्रोपिल अल्कोहल को उबाला या उसके क्वथनांक को चेक किया, तो इसके क्वथनांक को मुझे मिलता है 370 केल्विन, 370 केल्विन मिलता है। और मैंने इसको जिस दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलाया है उसका नाम है वाटर, और वाटर का तो अभी आप जानते थे क्या था, 373 केल्विन। तो प्रोपिल अल्कोहल का क्वथनांक 370 केल्विन, जल का क्वथनांक 373 केल्विन। अब मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया है। और जब मैंने मिक्सचर के क्वथनांक को चेक किया तो मुझे पता चलता है कि जो मिक्सचर का क्वथनांक है तकरीबन अगर मैं देखता हूं 360 केल्विन के आसपास आता है, लगभग 360 केल्विन के आसपास आता है। अब मैं क्या सोचता हूं, मिक्सचर का क्वथनांक जो है इन दोनों में से किसी एक के क्वथनांक से कम हो जाता, तो मैं कह देता ये उच्चतम वाष्पदाबी निम्नतम क्वथनांकी विलयन। निम्नतम क्वथनांकी विलयन आप समझ जाइए, निम्नतम क्वथनांकी का मतलब जानते हो, जिसमें से अवयवों का क्वथनांक ज्यादा हो और जो विलयन का क्वथनांक हो वो कम हो। नाम ही है निम्नतम क्वथनांकी विलयन। निम्नतम का मतलब कम से कम कम हो, क्वथनांकी का मतलब क्वथनांक, और किसका क्वथनांक, कंपोनेंट का कि विलयन का, तो आगे कहता है विलयन का क्वथनांक कम से कम हो। अभी आप इस चीज को समझ चुके होंगे। मैं सेकंड नंबर पे आ जाता हूं, एग्जाम्पल इसका भी लिखते हैं जिसका निम्नतम वाष्पदाबी और उच्चतम क्वथनांकी विलयन होते हैं। आप समझ चुके होंगे ये ऐसे विलयन होते हैं जो पहले दिए गए विलयन से, फर्स्ट नंबर में आने वाले विलयन से जस्ट अपोजिट नेचर रखते हैं। क्योंकि अपोजिट नेचर रखते हैं, आप समझ गए होंगे ऐसी सिचुएशन में कंपोनेंट का जो क्वथनांक होना चाहिए, विलयन का जो क्वथनांक है वो ज्यादा रहना चाहिए और कंपोनेंट का क्वथनांक कैसा रहना चाहिए, कम। अभी मैं अगर आगे बात करता हूं तो आगे बात करने पर मैं इस बात को समझता हूं कि अगर मैं एक मिश्रण पहले ले लेता हूं, मैंने नाइट्रिक एसिड को लिया है और मैंने जल को ले लिया है, मैंने जल को ले लिया है, मैंने नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक चेक किया
तकरीबन नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक निकलता है 359 केल्विन। और जब मैंने जल के क्वथनांक को चेक किया, आप सभी जानते हैं जल का क्वथनांक एक जनरल सी घटना है और लगभग सभी को आनी भी चाहिए। डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं केल्विन पैमाने पे बात करता हूं 373 केल्विन, ये सबको आनी चाहिए तकरीबन 373 केल्विन। मैंने दोनों कंपोनेंट के अगर देखे जाए तो क्वथनांक ले रखे हैं। नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक 359 है, वाटर का क्वथनांक कैसा है 373 है। अब मैं दोनों को मिलाकर एक विलयन बनाता हूं। विलयन मतलब मिक्सचर। अभी आप इसको चेक करोगे तो आपके हिसाब में क्या क्या है, उच्चतम क्वथनांक की विलयन। उच्चतम क्वथनांक की विलयन का मतलब है विलयन का क्वथनांक उच्च होना चाहिए। किससे? इन दोनों से। इन दोनों अवयवों से जो विलयन का क्वथनांक बने वो उच्च बने। तो मैंने जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो एक्सपेरिमेंटली चेक करने पर मुझे मिलता है 395.5 केल्विन टेम्परेचर। अब मैं क्या सोचता हूं, 395.5 मिश्रण या विलयन का क्वथनांक पहले वाले अवयव से भी ज्यादा है और दूसरे वाले अवयव से भी ज्यादा है, क्योंकि मिश्रण का क्वथनांक दोनों से ज्यादा है या विलयन का क्वथनांक दोनों से ज्यादा है। उच्चतम क्वथनांक की विलयन, उच्चतम क्वथनांक की विलयन का मतलब है विलयन का क्वथनांक उच्चतम है। किससे? उन दोनों कंपोनेंट से जिन कंपोनेंट को मिलाकर विलयन बनाया गया है। तो आप मेरे ख्याल से इसको भी समझ गए होंगे। लिखते डेफिनेशन कैसे इसकी होती है मैं उसको पढ़ के सुना देता हूं। बोलता है वे विलयन जिनका क्वथनांक उसमें उपस्थित दोनों अवयवों के क्वथनांक से उच्च होता है। फिर मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। वे विलयन जिनमें विलयन का क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांकों से उच्च होता है, निम्नतम वाष्पदाबी या उच्चतम क्वथनांकी विलयन कहलाते हैं। तो बेटा ये दोनों प्रकार के सॉल्यूशन हो गए। आप विशेष ध्यान रखें इन चीजों को कि आप इसको रटने के चक्कर में ना पड़ें। आपने एग्जाम्पल देखा, आप डेफिनेशन बना सकते हैं, बशर्ते सोचने वाली बात एक जगह और है कि जो मिक्सचर का क्वथनांक करना चाहिए दोनों से ज्यादा होना चाहिए। 359 से भी ज्यादा और 373 से भी ज्यादा होनी चाहिए। दोनों से ज्यादा होगा तभी निम्नतम वाष्पदाबी और उच्चतम क्वथनांकी सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा। तो मैंने निम्नतम वाष्पदाबी और उच्चतम क्वथनांकी सॉल्यूशन को भी पढ़ लिया है। अब अगर मैं इसी चैप्टर में आगे के आर्टिकल को ध्यान दूं तो मेरे लिए इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट दो आर्टिकल आते हैं, एक विसरण और एक परासरण, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। विसरण को भी हमें पढ़ना है और परासरण को भी पढ़ना है, जिसमें से विसरण जो है बहुत ही छोटा आर्टिकल है, थोड़ी सी ही बातें हैं विसरण के लिए। लेकिन अगर मैं परासरण की बात कर लेता हूं तो परासरण एक बड़ा आर्टिकल है और चैप्टर में काफी ज्यादा अच्छे ढंग से आता भी है। एग्जाम वगैरह पे भी परासरण आता है, इसका न्यूमेरिकल भी रहता है परासरण का। तो मैं अब आगे बात करूंगा विसरण और परासरण के विषय में। लेकिन बेटा मैं इस बात को भी जानता हूं कि अगर हमें विसरण और परासरण पढ़ना है तो हमें कुछ विशेष शब्दों के अर्थ जान लेने चाहिए। कुछ विशेष शब्दों के अर्थ कैसे जान लेने चाहिए? जिसे हमें सबसे पहले एक विशेष शब्द जिसको मेम्ब्रेन्स कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं झिल्ली, हमें इसका नॉलेज भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर मुझे कोई मेम्ब्रेन्स बोल देता है किसे कहते हैं या झिल्ली किसे कहते हैं तो मुझे इसे भी पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन्स क्या है, झिल्ली क्या है। क्योंकि परासरण तब तक अधूरा है जब तक आपको मेम्ब्रेन्स के विषय में नॉलेज नहीं हो जाता है, आप परासरण को नहीं समझ सकते। मेम्ब्रेन्स या झिल्ली, और हम लोगों ने गांव घरों में इसको छन्नी के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं छन्नी है, छन्नी का मतलब है छानने वाला, मेम्ब्रेन्स का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। बशर्ते जो हमारे यहाँ छन्नी होती है लगभग ऑलमोस्ट अगर ज्यादातर देखे जाए सभी के छिद्रों का आकार लगभग सेम होता है। लेकिन रसायन विज्ञान में जो झिल्ली या मेम्ब्रेन्स का यूज किया जाता है वो 3 टाइप की होती है। मैं सबसे पहले चेक करता हूं आप मेम्ब्रेन्स या झिल्ली या छन्नी जिसको कहते हैं इसको बनाकर कैसे तैयार करते हैं या किसे कहते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आप कोई ठोस पदार्थ लेके आते हैं या कोई लिक्विड पदार्थ लेके आते हैं, ठोस सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस
आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, उसे आप बहुत ही पतली लेयर के रूप में बनाकर तैयार करते हैं। ठोस पदार्थ है, बिल्कुल पतली लेयर उसकी बनाकर तैयार कर देते हैं। बहुत ही पतली लेयर अगर आप बनाकर उसकी तैयार करते हैं तो हम उस पतली लेयर को झिल्ली या मेम्ब्रेन्स कहते हैं। अब वो पतली लेयर चाहे ठोस पदार्थ के द्वारा बनाकर तैयार की गई हो या द्रव पदार्थ के द्वारा बनाकर तैयार की गई हो। आप केमिकली अगर देखें तो प्रयोगशाला पर गए होंगे आप। प्रयोगशाला में आपने एक फिल्टर पेपर देखा होगा। फिल्टर पेपर देखोगे, ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर, बहुत ही पतली परत होती है। जब भी आपको कोई केमिकल से रेसिड्यू को अलग करना है, अवक्षेप को अलग करना है, आप उसी फिल्टर पेपर से छानना स्टार्ट कर देते हो। तो फिल्टर पेपर एक प्रकार की झिल्ली है और झिल्ली का काम होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलाउ कर देना कि वो उसके अंदर से निकल जाएं और बड़े पार्टिकल को अपने अंदर रोक लेना, तब उनको अलाउ ना करना, उनको बाहर ना जाने देना। यह काम होता है फिल्टर का या झिल्ली का। तो झिल्ली कैसे बनती है, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। कहता है जब किसी ठोस पदार्थ को या द्रव पदार्थ को बहुत पतली परत के रूप में ढाला जाता है, जो बहुत पतली परत के रूप में ढाला जाता है, उसे झिल्ली या मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे झिल्ली या मेम्ब्रेन्स कैसे होती है। झिल्ली अपने घर में भी जो छन्नी रखी हुई है चाय छानने वाली, वो भी इसी टाइप की है। वो भी क्या करती है, वाटर के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, ये वाटर के पार्टिकल को तो नीचे जाने देती है, लेकिन अगर कोई बड़ा पार्टिकल है ये अपने अंदर ही रोक लेती है। उसको छोटे पार्टिकल को अलाउ करती है और साइज में जो बड़े पार्टिकल है उनको अलाउ नहीं करती है, उनको अपने अंदर ही रोक लेती है, उनको पार नहीं जाने देती है। तो आप झिल्ली समझ गए होंगे। अब बात आती है कि ये जो झिल्ली है ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ की जो एक पतली लेयर है, ये कितने प्रकार की हो जा सकती है। या आप कहोगे सर जी झिल्ली तो एक ही प्रकार की होती है, छन्नी तो एक ही प्रकार की होती है, 10 प्रकार की होती नहीं। लेकिन केमिकली अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास, आप जानते हो रसायन विज्ञान में बहुत सारे केमिकल अवेलेबल हैं और यह बात सभी आप जानते हो कि केमिकल, जितने भी केमिकल हैं उन सभी केमिकल के अणुओं या परमाणुओं का साइज सेम नहीं है। हर एक केमिकल के अणु और परमाणु का आकार अलग अलग होता है। किसी के अणु का आकार छोटा तो किसी के अणु का आकार बड़ा है। इस प्रकार से अगर हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के छोटे बड़े आकार के अणुओं के आकार के केमिकल मिलते हैं तो हमें उन्हें पृथक करने के लिए, उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स भी चाहिए जिनके छिद्रों का आकार छोटा या बड़ा हो, क्योंकि एक ही मेम्ब्रेन से हम सभी केमिकल्स को फिल्टर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए मेम्ब्रेन्स भी अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। अगर मैं मेम्ब्रेन्स को चेक करना स्टार्ट करता हूं, मुझे 3 प्रकार का मेम्ब्रेन्स मिलता है। सबसे पहले मुझे मिलता है पारगम्य मेम्ब्रेन्स या पारगम्य झिल्ली। अब मैं जस्ट 10 मिनट के लिए इसके लिए बात कर लेता हूं कि पारगम्य झिल्ली, नाम से ही प्रदर्शित है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली, पारगम्य का मतलब है पार चले जाने वाली झिल्ली। एक ऐसी झिल्ली या एक ऐसी मेम्ब्रेन्स जिसमें कोई भी पार्टिकल डालो, छोटा या बड़ा पार्टिकल डालो, विलेय डालो या विलायक डालो, कोई भी पार्टिकल डालो, ये हर एक प्रकार के पार्टिकल को अपने अंदर से जाने देती है। हम ऐसी झिल्ली को कहते हैं पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली किसी भी प्रकार के पार्टिकल को रोकती नहीं है, वो विलेय के पार्टिकल को भी जाने देती है और विलायक के भी पार्टिकल को जाने देती है। किसी भी प्रकार के पार्टिकल के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करती है पारगम्य झिल्ली। नाम ही इसका पारगम्य झिल्ली। जितना भी पार्टिकल सब पार होके चला जाएगा, कोई भी पार्टिकल रुकने वाला नहीं है। अब मैं अगर आज पारगम्य झिल्ली आप समझ गए होंगे। हालांकि पारगम्य झिल्ली का कोई अपने यहां विशेष काम ही नहीं है, घरों में हो सकता होगा काम होगा, लेकिन रसायन विज्ञान में पारगम्य झिल्ली ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने केवल उसके विषय में बता दिया है पारगम्य झिल्ली क्या है। मैं अगर आगे बात कर लेता हूं सेकेंड टाइप की मेम्ब्रेन्स की, तो आता है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली,
अपारगम्य झिल्ली क्या होता है? अपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है, नाम ही लिखा है अपारगम्य झिल्ली, कोई भी पार्टिकल पार नहीं जा सकता है। अपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है या वह मेम्ब्रेन्स होती है जिसे कोई भी पार्टिकल पार करके दूसरी ओर नहीं जा सकता, चाहे वो पार्टिकल विलेय पदार्थ का हो और चाहे वो पार्टिकल विलायक पदार्थ का हो। मैं क्या सोचता हूं, विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ दोनों के पार्टिकल को अपने से पार नहीं जाने देती झिल्ली, क्योंकि दोनों के पार्टिकल को पार नहीं जाने देती। मैं क्या सोचता हूं, इन झिल्ली के छिद्रों का आकार, जैसे छन्नी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस झिल्ली में भी छोटे छोटे छिद्र होते होंगे। वो छोटे छोटे छिद्र इतने ज्यादा छोटे हैं कि ना तो विलेय का पार्टिकल पार कर सकता है उसे और ना ही विलायक का पार्टिकल पार कर सकता है। इसका मतलब है अपारगम्य झिल्ली के छिद्रों का आकार बहुत ही छोटा है, विलेय पदार्थ से भी छोटा या विलेय अणुओं से भी छोटा और विलायक के अणुओं से भी छोटा। एक विलेय और अविलायक के अणुओं के छोटा होने की बात से मुझे अंदाजा लगता है, यह एक बात मुझे और याद आती है कि ज्यादातर घटनाओं में जनरली आप इस बात को ध्यान रखोगे, विलायक पदार्थ के कणों का आकार छोटा होता है और विलेय पदार्थ के कणों का आकार बड़ा होता है। तो अगर किसी भी कोई मेम्ब्रेन्स को पार करके जाने की बात आती है, क्योंकि विलायक पदार्थ के कणों का आकार छोटा है, सबसे पहले विलायक पदार्थ उसको पार करके जाएगा और विलेय पदार्थ के कणों का आकार बड़ा, इसलिए विलेय पदार्थ उसे पार करके जाएगा, लेकिन बाद में इसमें से बात होती, क्योंकि इसके छिद्रों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था तो विलेय भी पार जा रहा था, विलायक भी पार जा रहा था। बात ही नहीं थी कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। इसमें कोई भी पार्टिकल पार नहीं जा सकता, क्योंकि झिल्ली के छिद्रों का जो आकार है वो विलायक के कणों से तो छोटा ही है, झिल्ली के कणों का छिद्रों का आकार विलेय के भी कणों से छोटा चला जाता है। अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि थर्ड टाइप की कौन सी झिल्ली है, क्योंकि सेकेंड टाइप में आने वाली झिल्ली का भी ज्यादा उपयोग अपने यहां नहीं है, लेकिन जो तीसरे प्रकार की झिल्ली है इस पर बेस्ड आर्टिकल परासरण है, जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के नाम से जानते भी हैं और इसकी तैयारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं लास्ट टाइप की मेम्ब्रेन्स को लिखता हूं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, परमेबल मेम्ब्रेन्स, नॉन परमेबल मेम्ब्रेन्स एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अगर इस पारगम्य अपारगम्य का कुछ अर्थ समझ पाए हैं तो मेरे ख्याल से अर्ध पारगम्य का भी ज्यादातर मतलब आप समझ ही गए होंगे। अर्ध पारगम्य का मतलब है आधा पार्टिकल पार जाएगा और आधा पार्टिकल वहीं रुकेगा। ये झिल्ली कुछ पार्टिकल को तो अलाउ करेगी अपने पास से अंदर से निकल जाने के लिए, लेकिन बाकी के पार्टिकल को अलाउ नहीं भी करेगी कि कुछ पार्टिकल झिल्ली को पार करके निकल जाएंगे, कुछ पार्टिकल झिल्ली को पार करके नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आधे पार कर जाएंगे झिल्ली को। अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होती है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। इसको डिफाइन किया जा सकता है दो प्रकार से। क्या बोलता है, किसी ठोस या द्रव पदार्थ की वह अत्यंत पतली परत जिससे आधे पार्टिकल या कुछ पार्टिकल तो पार करके दूसरी ओर चले जा सकते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल उसे पार करके दूसरी ओर नहीं जा सकते, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। या मैं दोबारा इस बात को एक दूसरे माध्यम में इस डिफिनेशन को पढ़े देता हूं कि वह झिल्ली जिसमें विलायक पदार्थ के कण तो झिल्ली को पार करके दूसरी ओर निकल जाते हैं, फिर दोबारा से विलायक पदार्थ के कण छोटे होने के कारण अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर निकल जाते हैं, लेकिन विलेय पदार्थ के कणों का आकार बड़ा होने के कारण वे अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि विलायक का कण जा रहा है, विलेय के कण नहीं जा पा रहे हैं। विलायक का कण जाने लगा, विलेय का कण रुकने लगा, आधे पार्टिकल पार हुए, आधे पार्टिकल रुके, क्योंकि आधे पार्टिकल पार हो गए। अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का आता है कि सर जी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, इसका एक कम से कम दो चीजें हैं, इसी जगह हमें एग्जाम्पल चाहिए जरूर कि हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के विषय में जान सकें कि हमें जनरली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कैसे मिलेगी, कैसे बनाकर तैयार करेंगे। तो बेटा इस दुनिया में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कृत्रिम रूप से भी बनाई जा सकती है और प्राकृतिक रूप से भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स अवेलेबल है।
अब कृत्रिम और प्राकृतिक रूप से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो कहां मिलती है? तो कृत्रिम रूप से तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बनाई जाती है, उसकी लेयर को लगाते हुए, तो वो बाद में रखते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक रूप से कैसे पाई जाती है। तो बेटा जो हमारे स्किन है, स्किन में आपने देखा होगा रोम छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं। ये स्किन छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है, तो इन छोटे छोटे सेल्स के बीच में गैप भी है, अर्थात ये बिल्कुल छन्नी के जैसा है, लेकिन इसके छिद्रों का, कणों का आकार इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अभी सोचो इस स्किन के नीचे ब्लड पार्टिकल हैं, रक्त भरा हुआ है, वो रक्त इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को पार करके बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आपने इसी चीज को नोटिस भी किया होगा कि इन्हीं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को पार करके पसीना बाहर आ जाता है। इसका मतलब है जो पसीने के कण हैं, पार्टिकल हैं, उनके कणों का आकार बहुत ही छोटा है, वो स्किन नाम की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को पार करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो अगर मैं यही काम ब्लड के लिए चेक करता हूं तो ब्लड के पार्टिकल का साइज ज्यादा है, बड़ा है या गाढ़ा होता है ब्लड, और ये ब्लड हमारे स्किन की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को पार करके बाहर नहीं आ पाता है। आप इससे एक और अंदाजा लगा सकते हैं, पसीना हमेशा आपने देखा होगा अंदर से बाहर आता है, वाटर के पार्टिकल अंदर से बाहर आते हैं, कभी भी बाहरी वाटर पार्टिकल अंदर जाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आप नहाने गए और नहाने गए, आप जैसे ही पानी में बैठे जाके आपका वजन था 30 किलो, 70 लीटर पानी आपके रोम छिद्रों से अंदर चला गया, आप 1 कुंटल के हो गए, 100 किलो के हो गए। ऐसा कभी संभव नहीं, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो केवल कुछ ही पार्टिकल को अलाउ करता है। वो पसीने को अंदर से बाहर आने के लिए तो अलाउ करता है, लेकिन वाटर के किसी बाहर के पार्टिकल को अंदर नहीं जाने दे सकता है। ये खासियत है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स मेरे यहां इसी प्रकार की रहती है। आगे मेरे लिए और आर्टिकल बचता है विसरण और परासरण, क्योंकि मैंने मेम्ब्रेन्स तीनों प्रकार की पढ़ ली है। विसरण या परासरण को हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ते हैं कि विसरण किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं, और फिर परासरण के आधारित परासरण दाब क्या होता है। तो आज का आर्टिकल हम लोग इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको पढ़ेंगे और स्थिर क्वाथी विलयन को भी ध्यान दीजिएगा, और जो भी नहीं समझ में आता आपको आप कमेंट बॉक्स पे मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो तैयार कर दूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ते हैं अगले दिन। धन्यवाद।